हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो आज है हमारा राइटिंग प्रैक्टिस सेशन का डे नंबर 6, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्या अपने आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस। ठीक है, जो मैंने आपको थर्ड डे के लिए दिए थे, जिसमें हमने कवर किए हैं 2 एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड सेकेंड वन इज़ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। ये वाला टेस्ट में बहुत कम बच्चों ने दिया है, क्योंकि उनको शुरू के क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, पहले केस लॉ से ये डर जाते हो ना, तो हम पहले इन्हीं को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं इजी लैंग्वेज में इसको समझाती हूँ और इसका आंसर बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, क्या है, मिसेस XYZ एंड एसोसिएट जो है उनकी एक पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, जिसमें XYZ जो है वो सीनियर पार्टनर है, जो इंगेज है किसके बिजनेस में, कारपेट मैन्युफैक्चरिंग के, और वो ही सेम एक्सपोर्ट करते हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में। ठीक है, 25 अगस्त 2016 को उन्होंने क्या किया, मिस्टर जी जो थे एक एक्सपर्ट थे इन द फील्ड ऑफ कारपेट मैन्युफैक्चरिंग, उनको क्या कर दिया, पार्टनर बना दिया अपनी फर्म में। ठीक है, और 10 जनवरी को उन्होंने क्या बोला, ब्लेम कर दिया मिस्टर जी को कि ये अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ करता है, और उन्होंने लिया और उसको बाहर निकाल दिया अपनी पार्टनरशिप फर्म से बाय यूनाइटेड अप्रूवल ऑफ रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, एग्जामिन whether action by the partner was justified or not. Second thing is, what should have the factors to be kept in mind prior expelling a partner from the firm by other partners according to the provisions of Indian Partnership Act 1932. पहले में आपको पूछा है क्या पार्टनर्स का पार्टनर्स जो एक्शन किया वो जस्टिफाइड है या नहीं। सेकेंड वन इज फैक्टर्स जो दिमाग में रखने हैं जब पार्टनर को एक्सपेल किया जाता है फर्म से बाय अदर पार्टनर्स। ठीक है, किसके प्रोविज़न के अकॉर्डिंग, IPA 1932। ठीक है, अब इस सब में आपका कौन सा सेक्शन लगेगा, जैसे हम पहले वाले की बात करते हैं। अब आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपको प्रोविज़न में एक चीज़ ये बताना है आपको कि जस्टिफाई करने के लिए हमारे को कौन से प्रोविज़न लगाने पड़ेंगे, और ये फैक्टर्स वाली चीज़ जो है वो भी प्रोविज़न में आएगी, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या है, सेक्शन 33 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो क्या कहता है, अ पार्टनर may not be expelled from a firm by a majority of partners except in exercise in good faith of powers conferred by a contract between the partners। ठीक है, और इसके लिए भी क्या एसेंशियल है कि द पावर ऑफ एक्सपल्जन जो है ना, वो एग्जिस्ट करनी चाहिए आपके कॉन्ट्रैक्ट में बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ कि पावर जो है एक्सरसाइज की जानी चाहिए बाय मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। एंड थर्ड थिंग इज़ इट हैज़ बीन एक्सरसाइज इन गुड फेथ। ओके, सबसे पहली बात आपकी प्रोविज़न में ये आ जाएगी। सेकेंड थिंग इज़, अगर ये कंडीशंस प्रेजेंट नहीं हैं, ओके, तो एक्सपल्जन जो है इज़ नॉट डीम्ड टू बी इन बोनाफाइड इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। ठीक है, थर्ड थिंग इज़ जो टेस्ट ऑफ गुड फेथ है, ठीक है, आपका अंडर सेक्शन 33 क्लॉज 1 होगा इसका। ठीक है, उसमें भी आपकी 3 थिंग्स आती हैं, क्या क्या, एक आपकी एक्सपल्जन जो है मस्ट बी इन इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, ऐसे नहीं कि लिया किसी को भी निकाल दिया, उसने कुछ करा होगा गलत, है ना। आपकी पार्टनरशिप फर्म जो है उसको दिक्कत हो रही होगी, जो भी आपने पार्टनरशिप की हुई है उसमें कुछ दिक्कत आ रही होगी, या उसमें उसका इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा होगा, तो आप ऐसे थोड़े बाहर निकाल दोगे किसी को भी। ठीक है, पार्टनर को एक्सपेल करोगे आप एक नोटिस के साथ कि भाई तूने ये करा है, ठीक है, और हम तेरे को निकाल रहे हैं। ओके, और उसकी भी बात सुननी है, ऐसे नहीं लिया और बाहर निकाल दिया। ठीक है, गुड फेथ में भी आपको, टेस्ट ऑफ गुड फेथ में भी आपको क्या क्या रखना पड़ेगा, एक्सपेल्जन मस्ट बी इन इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। सेकंड थिंग इज द पार्टनर टू बी एक्सपेल्ड इज सर्व विद द नोटिस। थर्ड थिंग इज उसको अपॉर्चुनिटी देनी है टू बी हर्ड। ओके, फोर्थ पॉइंट है आपका, अगर पार्टनर को अदरवाइज एक्सपेल कर दिया जाता है तो एक्सपेल्जन आपकी नल या वॉइड हो जाती है। ठीक है, एक ही चीज़ है, नल और वॉइड। तो अब देखो हमारे फैक्ट्स में जो हमने प्रोविज़न डिस्कस करी, फैक्ट्स हमारे आ जाएंगे, आपने लिख देने हैं। ठीक है, प्रोविज़न में आप ये 4 चीज़ें लिख दोगे। ओके, उसके बाद आपका आएगा फैक्ट्स ऑफ द केस, एंड देन आपका क्या आंसर निकला कि क्या पार्टनर्स का एक्शन जस्टिफाई था। देखो भाई, जी जो था अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ में इंगेज था, क्या ये पार्टनरशिप फर्म के इंटरेस्ट को इफ़ेक्ट करेगा? जी हाँ, इसका मतलब उनका एक्शन जस्टिफाई था, और आपने फैक्टर्स जो थे एक्सपेलिंग अ पार्टनर, ठीक है, वो सारे तो आपने प्रोविज़न में ही बता दिए, है ना, और उन्हीं के बेसिस पे आपका फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर भी निकल गया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हुआ है, XY हमारे पार्टनर्स हैं, ठीक है, और उनकी जो फर्म थी वो डिज़ोल्व हो गई थी 12 जून 2022 को, और उन्होंने कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया। एक्स ने लिए परचेज़ कर लिए कुछ गुड जेड से, जेड जो था इग्नोरेंट था इस फैक्ट से कि फर्म जो है डिज़ोल्व हो गई है। एक्स जी हमारे हो गए इंसॉल्वेंट,
ठीक है। और जेड जी ने क्या किया, उन्होंने फाइल कर दिया सूट अगेंस्ट वाई, ठीक है। वाह भाई, एक्स ने खरीदे गुड और वाई पे उसने क्या कर दिया, केस कर दिया, ठीक है, फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट। अब बताओ कि क्या वाई वुड बी लायबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। देखो हमारा जो सेक्शन 45 है, ठीक है, उसके अंदर क्या आता है कि पार्टनर्स जो है कंटिन्यू टू बी लायबल एज सच टू थर्ड पार्टीज़, ठीक है। कोई भी एक्ट उन्होंने किया होगा, ठीक है, अगर वो एक्ट जो है हमारा डिसोल्यूशन से पहले हुआ है, मतलब जब तक हमारा डिसोल्यूशन का पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पार्टनर्स जो होंगे लायबल होंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो एक्स और वाई क्या है, कंटिन्यूसली लायबल है अभी भी थर्ड पार्टी को, क्योंकि उन्होंने डिसोल्यूशन ऑफ फर्म डिसॉल्व हो गया उसका नोटिस दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। तो एक्स बिकेम इंसॉल्वेंट, एक्स हो गया, बट वाई भी पार्टनर है उस फर्म का, तो अब कौन पे करेगा जेड को, वाई, दैट इज़ वाई वाई विल बी लायबल टू जेड, ठीक है। प्रोविज़न में आपका आएगा सेक्शन 45, फैक्ट्स आप लिख दोगे पॉइंटर्स में, और आपका लास्ट वाला क्वेश्चन क्या, लास्ट का कंक्लूजन क्या आ जाएगा कि हमारे वाई लायबल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि कंटिन्यूइंग लायबिलिटी आ जाएगी हमारी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, बिकॉज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का नोटिस नहीं दिया गया है। गॉट इट, ओके, बस इतना ही आएगा इसमें, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं था, और आप लोगों को ये नहीं आ रहा था, इसीलिए कहती हूँ कि जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं सारे पढ़ के जाने होते हैं। कहीं से नहीं पता होता कि डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से बनेगा और हमारे केस लॉ कहाँ से बन जाएंगे। उठ के कोई भी लाइन वो दे देंगे, कोई भी एक्सेप्शन की लाइन तक दे देते हैं कि ये हमारी स्टेटमेंट है, बताओ अब इसके बारे में, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन में। और इवन दो वो केस बेस्ड में भी एक्सेप्शन आ रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, ये कहाँ से आएंगे, वो कहाँ से आएंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक्सप्लेन क्लियरली द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एज एप्लीकेबल इन द केसेस ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। और एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन विच एन आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी कैन नॉट क्लेम एनी रिलीफ ऑन द ग्राउंड ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को डॉक्ट्राइन मैनेजमेंट के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे प्रोविज़न में लिखने हैं, ओके। और आपके ये वाले जो पॉइंट्स हैं, इन विच एन आउटसाइडर डीलिंग विद कंपनी कैन नॉट क्लेम एनी रिलीफ ऑन द ग्राउंड ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये भी आपको आते हैं, ठीक है। क्या लिमिटेशन, एक है एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, ठीक है, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, और थर्ड है आपका फॉर्जरी। वो तीनों चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है। ये सभी ने कर लिया था क्वेश्चन, बिकॉज कंपनीज एक्ट सबने तैयार करा हुआ है बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका कि व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इट इज़ क्लॉथ्ड विद लीगल पर्सनैलिटी, आपकी स्टेटमेंट है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है, ओके। अब एक्सप्लेन करने को बोला है, इसका मतलब कि वो स्टेटमेंट पहले ही सही है ना जी। तो देखो व्हेन अ कंपनी, आपके प्रोविजन में क्या आएगा कि एक कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो वो क्लॉथ होती है लीगल पर्सनैलिटी से, ठीक है। उसके पास सेम राइट्स होते हैं एज पावर एज अ ह्यूमन बीइंग, है ना। उसके बाद उसकी एग्जिस्टेंस जो होती है वो डिस्टिंक्ट होती है, सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर्स, है ना। एक कंपनी जो है प्रॉपर्टी ऑन कर सकती है, उसके पास बैंक अकाउंट हो सकता है, वो लोन रेज कर सकती है, लाइबिलिटीज इंकर कर सकती है, और कॉन्ट्रैक्ट्स में भी आ सकती है, ठीक है। एक कंपनी जो है कैपेबल है ऑनिंग की, इंजॉइंग की, डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ऑन नेम, ठीक है। ऑल्दो द शेयर होल्डर्स कॉन्ट्रीब्यूट द कैपिटल एंड एसेट्स, द कंपनी बिकम्स द ऑनर ऑफ इट्स कैपिटल और एसेट्स, ठीक है। और आपका लास्ट पॉइंट आ जाएगा कि शेयर होल्डर्स जो हैं आपके, है ना, प्राइवेट और जॉइंट ऑनर्स नहीं होते हैं कंपनी की प्रॉपर्टी के। ये 4 चीज़ें आपने लिख देनी है, ठीक है जी। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन था स्टेटमेंट वाला, आपका हो जाएगा। और आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देयर आर केसेस वेयर कंपनी लॉ डिसरिगार्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, ठीक है, और द प्रिंसिपल दैट द कंपनी इज अ लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स एंड मेंबर्स। आपने क्या करना है, एलिसिडेट करना है इसको, तो ये क्या है आपका कॉर्पोरेट वेल की थ्योरी है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोविज़न में आपके पास 4 चीज़ें आनी चाहिए कि कॉर्पोरेट वेल रेफर्स टू अ लीगल कॉन्सेप्ट, ठीक है, जहाँ पे कंपनी इज़ आइडेंटिफाइड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, है ना। जो आपकी कंपनी के मेंबर हैं और कंपनी, उनको क्या है, सेपरेट माना जाएगा। द टर्म कॉर्पोरेट वेल रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट, देखो कॉर्पोरेट वेल क्या है, वेल मतलब पर्दा, ठीक है। पर्दा है किसके बीच, जो आपकी कंपनी के मेंबर हैं, ठीक है, और जो कंपनी है ना। सेकंड चीज़ आपकी क्या आएगी कि मेंबर जो है वो लाइबल नहीं होंगे फॉर द लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी,
ठीक है। थर्ड थिंग, अगर कंपनी इनकर करती है कोई डेट को या कॉन्ट्रावेन करती है किसी लॉ को, तो कॉर्पोरेट वेल जो होगा, कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट जो होगा वो इम्प्लाई क्या करता है कि मेंबर नहीं होंगे उस चीज़ के लिए लायबल। अगर कंपनी कोई भी कॉन्ट्रावेन करेगी लॉ को, ठीक है, लॉ के हिसाब से नहीं चल रही, कुछ गलती कर रही या फिर इनकर करी कोई डेट, तो वो कंपनी ही लायबल होगी, ठीक है। और जो शेयर होल्डर्स होंगे, चौथी बात कि उनको क्या करा जाएगा, प्रोटेक्ट करा जाएगा कंपनी के एक्ट से, ठीक है। इसी का रेफरेंस केस लो आपका है सैल्मन वर्सेस सैल्मन कंपनी लिमिटेड वाला, ओके। वो सबने पढ़ रखा होगा कि इसमें सैल्मन जो था उसने इनकॉर्पोरेट करी कंपनी विद 7 सब्सक्राइबर्स, जिसमें और उसका नाम रख दिया सैल्मन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। उसमें उसकी वाइफ थी, 4 बेटे थे, 1 डॉटर थी, है ना। उसके कंपनी ने टुक ओवर कर ली पर्सनल एसेट्स सैल्मन की, और उसके बाद क्या हो गए कि उन्होंने क्या करा, टेक ओवर कर दी, उसका सेल करती, है ना। उसके बाद वो लिक्विडेट जब हुई ना, तो उसमें इतने सारे क्रेडिटर हो गए थे, बट सैल्मन ने क्या किया, अपने आप को सबसे पहले जब लिक्विडेशन हुई, सबसे पहले अपने आप को मनी दी, है ना, उसमें कंपनी से। तो यहाँ पे ठीक है, क्रेडिटर ने विजिट किया कोर्ट को और उनको सब कुछ बताया, तो कोर्ट ने कहा कि देयर इज़ अ वेल बिटवीन सैल्मन एंड सैल्मन कंपनी। अगर सैल्मन कंपनी ने सबसे पहले सैल्मन को पैसे दिए हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कोर्ट ने हेल्ड किया था कि कंपनी इज़ एट लॉ, है ना, डिफरेंट पर्सन है वो ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स। तो इसलिए क्या है, जो हमारा सैल्मन है वो सबसे पहले अपने पैसे ले सकता है सैल्मन कंपनी से, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या पूछा है कि केसेस जहाँ पे डिसरिगार्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, दैट इज़ हमारे पास सबसे पहले लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में क्या आता है कि टू डिटरमाइन द करेक्टर ऑफ द कंपनी, दैट इज़ टू फाइंड आउट वेदर को एनिमी और फ्रेंड। देखना है, देखो कंपनी तो आपकी नेचुरल पर्सन है, ठीक है, उसके पास ना माइंड है ना कॉन्शियस है, पर अगर मेंबर के अफेयर जो हैं, है ना, वो जो है आर अंडर द कंट्रोल ऑफ पीपल ऑफ एन एनिमी कंट्री, इफ़ मेंबर डिड सो, तो कंपनी को भी क्या कहा जाएगा, एनिमी कंट्री। अगर मेंबर जो है एनिमी कंट्री के अंदर काम करे तो कंपनी भी हमारी क्या हुई, एनिमी कंट्री, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड आता है टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स, ठीक है। देखो अगर कंपनी जो है फॉर्म की गई है टैक्स इवेजन के लिए, तो वो सेपरेट एंटिटी आपकी लिफ्ट हो जाएगी। समझो एक बंदा था, ठीक है, और उसने क्या किया, उसको जो है डिविडेंड बड़ा ज़्यादा पे करना पड़ रहा था और इंटरेस्ट, तो उसने क्या किया, डाइवर्ट कर दिया उसको डिफरेंट कंपनीज़ में, ताकि उसको टैक्स जो है कम पे करना पड़े या ना पे करना पड़े, ठीक है, और दिखा दिया कि मैं लोन ले रहा हूँ। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि जितनी भी कंपनी है इनको एक माना जाएगा, देयर इज़ नो वेल, ओके। और नेक्स्ट आपका है टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। जब पर्पस है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का रिड्यूस द अमाउंट टू बी पेड बाय बिजनेस, तो भी आपकी कॉर्पोरेट वेल जो है वो उड़ जाती है, ठीक है। अब जैसे आपने क्या है, आपका बहुत सारा डिविडेंड और इंटरेस्ट हो रहा है, तो आप क्या करो, एक सब्सिडरी बना दी, है ना, और क्या बोला कि मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट ना पे करना पड़े, इसलिए मैं क्या है इनमें डाल रहा हूँ, ठीक है, सब्सिडरी में उसने डाल दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, सब्सिडरी कंपनी जो है ना, अगर उसको बनाया गया है रिड्यूस करने के लिए अमाउंट जो कि बिज़नेस के द्वारा पे किया जाएगा, तो वहाँ पे सब्सिडरी और कंपनी को भी एक पर्सन माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट्स। अब सब्सिडरी इतने सारे बना दिए उसने ताकि वो एजेंट की तरह वर्क कर सके, तो वहाँ पे भी क्या है हमारा कि देखो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ दैट कंपनी, है ना, तो वहाँ पे भी हमारी कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो जाएगी। और लास्ट हमारा क्या आ गया इसमें कि कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड, इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट लॉ, ठीक है। क्या मतलब कि जहाँ पे डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपका अडॉप्ट किया गया होगा फॉर सम इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पस, दैट इज़ टू डिफीट लॉ, है ना, और टू डिफ्रॉड क्रेडिटर या फिर लीगल ऑब्लिगेशन अवॉइड करनी है, तो वहाँ पे भी आपका क्या होगा, कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो जाएगी। कॉर्पोरेट वेल 4 केसेस में लिफ्ट होगी। सबसे पहला आपका क्या है, जहाँ पे आपकी कंट्री जो होगी एनिमी कंट्री मान ली जाएगी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट, सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, कंपनी फॉर्म की गई है फॉर फ्रॉड, इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट लॉ। उसके बाद आपका आता है टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स, और उसके बाद आपका आता है टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो ये आपके पांचों के पांचों क्वेश्चन हो गए। कोई डाउट होगा मेरे से पूछ लेना, ठीक है, मैंने लिंक्स दे रखी हैं, वहाँ से भी मेरे से बोर्ड पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चंस डाल दूँगी और वो आप सारे सॉल्व कर देना, ठीक है। जो सॉल्व कर रहे हैं बहुत बढ़िया, और जो नहीं कर रहे हैं वो एटलीस्ट आंसर्स तो देख लेना, है ना, और कैसे लिखने हैं वो भी एक बार सुन लेना।
ये टैकल करना भी हमने सीख लिया, ठीक है, फर्स्ट 2 केस लॉस को। और ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो आपको बनने चाहिए, ठीक है। कंपनी लॉ को कंपनी एक्ट को अच्छे से करके जाना, ठीक है, इसमें से 20 नंबर का बनता है। मैं दोबारा कह रही हूँ, मैंने कल भी कहा था। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, या फिर जैसे भी आपको पूछना होगा, ठीक है, बोर्ड पे पूछ लेना। और आज भी मैं क्वेश्चन दूंगी, आज हमारा लास्ट डे रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन का, और कल हम उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आई विल थिंक अबाउट कि नेक्स्ट क्या लाना है, बट हमारा राइटिंग प्रैक्टिस सेशन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा मई 2025 अटैम्प्ट के लिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।